विद्यार्थी मित्रों, आज की हमारी हिंदी की क्लास में धोरण 7वें में गद्य विभाग 4 देश के नाम संदेश वह पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तकें निकाल के रखिए। देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम दूसरे सबसे संबंधों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायत और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल फोन, तार, ईमेल आदि से यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। पुराने ज़माने में पत्र हमारा दूर संदेश भेजने के लिए पत्र हमारा मुख्य एक साधन था, जो हमारे दूर रहते परिवारजनों से, सगे संबंधियों से बातचीत करने का एक जरिया पत्र था। लेकिन आजकल हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन जैसी सुविधाएं हैं, जिनसे हम हमारे सगे संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं। परंतु हमें दफ्तरों में और कार्यालयों में अभी भी बातचीत करने के लिए हमें पत्र का उपयोग करना पड़ता है और उसका एक विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जेबुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से संदेश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख दी थी। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, आप सभी जानते हैं उसको मिसाइल मैन से जाना जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। उन्होंने 19 मई 2005 में एक ईमेल द्वारा उन्होंने देश को एक संदेशा दिया था। उन्होंने ईमेल में लिखा था कि हम सबको लिखा था कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, प्रश्नार्थ किया था। और उन पत्र द्वारा उन्होंने देशवासियों को, देश की भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया था। आइए देखते हैं वह पत्र। मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांबर, जिला बनारस कांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, आप सभी को पता है कि जब पत्र लिखते हैं तो पहले हमारा 22 हमारा एड्रेस आता है। तो यहाँ पे एड्रेस में क्या है? मातृछाया ऊंची सेरी। कहाँ से लिखा गया है? मातृछाया ऊंची सेरी। गांव कौन सा है? मेसपुरा। तहसील है भांबर और जिला कौन सा है? बनारस कांठ। किस दिन लिखा गया था? तो 24/12 यानी कि 24 दिसंबर को 2011 में लिखा गया था। किसने लिखा था? तो प्रिय मित्र हर्ष ने लिखा था। किसको लिखा था? तो प्रिय मित्र हर्ष को लिखा था। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है यहाँ सभी सकुशल है। नमस्ते, हूँ यहाँ एकदम खुश छूँ। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पे भी सब सुकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ।
किसने पत्र लिखा? अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखा। उसने पत्र में क्या लिखा कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का ईमेल पढ़ा है और वही ईमेल अपने मित्र को भेज रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने देश की शुरुआत में अपने संदेश की शुरुआत में पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो ईमेल भेजा था, उनके पत्र के शुरुआत में ही प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। यदि आपके पास 10 मिनट का समय है तो ही आप इस पत्र को पढ़िए, वरना आप बाद में आपकी मर्जी, जो चाहे। जिसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। उसके बाद में उसने पहले प्रश्न पूछा, फिर बाद में पत्र में विस्तार से लिखते हैं और जो हमारी सोच है, अपने देश के प्रति हमारी सोच है, वह बताते हुए कहते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, यह नहीं करती, वह नहीं करती। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, वह काम नहीं करते, ये तारीख देते हैं, वो तारीख देते हैं और काम पूर्ण नहीं करते। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, हमारी यह शिकायत रहती है। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। यही सारी शिकायत हम लोगों की होती है कि हमारी सरकार निकम्मी हो गई है, हमारा कानून बराबर काम नहीं कर रहा है, नगर पालिका बराबर अपना काम नहीं कर रही है, टेलीफोन खराब हो गए कि रेलवे की सुविधाएं बराबर नहीं है, एयरलाइंस हमारी सबसे ज़्यादा खराब है। ये सभी शिकायत हम देशवासियों को होती है। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। इस संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि आप सारी शिकायत करते रहते हैं, पर क्या आपने इस बारे में सोचा है? फिर आगे लिखते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर के लिए जा रहा है, वो व्यक्ति आप खुद हो, ऐसा मान लीजिए। आप दुनिया के सर्वोच्च हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। मान लीजिए आप सिंगापुर जा रहे हैं, तो सिंगापुर का जो हवाई अड्डा है, यानी कि जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे आप उतरते हैं। तो आप वहाँ के एयरपोर्ट पर जो आपने सिगारेट जलाई थी, उनका कचरा आप इधर उधर डाल देते हैं, नहीं ना? और वहाँ के रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाते। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रक्ष महसूस होता है कि वहाँ के जो भूमिगत, यानी कि वहाँ की धरती पर जो संपर्क होता है, वो उसको आपको झिझक महसूस होती है, संकोच महसूस करते हैं कि आप वहाँ पे कचरा डालें या न डालें। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों को भी टोल टैक्स भरना पड़ता है। तो आप 5 बजे से शाम के 8 बजे तक जो बीच पर गाड़ी चलाते हैं,
वहाँ का टोल टैक्स देना पड़ता है, तो आप वहाँ टोल टैक्स देते हो, लेकिन यहाँ क्या करते हो, वो भरने से बचते रहते हो। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। जो आप दूसरे देश में जाते हैं तो सिंगापुर में जाते हैं तो आप 5 मिनट से भी ज़्यादा समय गाड़ी वहाँ पे खड़ी कराते हो तो आपको वहाँ से टिकट लेना पड़ता है। आप तो यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ कार पार्क कर देते हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जब रमज़ान का समय, रमज़ान यानी मुस्लिमों का त्यौहार होता है, तब दुबई में आप सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि समूह में खाना पसंद नहीं करते। वैसे जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वहाँ पे लोग अपने सिर पर चुनरी ओढ़ के ही निकलते हैं। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रतिदिन घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फलां हूँ और फलाना मेरा बाप है। वॉशिंगटन में हम लोग कार चलाते हैं तो 55 किमी से ज़्यादा नहीं चला सकते, वहाँ का कानून है। और वहाँ के जो सिपाही यानी कि जो हवलदार होते हैं, पहरेदार, उनसे हम लोग यह भी नहीं कहते कि मैं जानता है मैं कौन हूँ, अपने ओहदे का दुरुपयोग नहीं करते वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं कौन हूँ तुम जानते हो, मेरा बाप यह है, तुमको ये करेगा वो करेगा, यह सारी बातें हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करते, वहाँ पे कोई कानून क्यों नहीं तोड़ता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो उनके बीच होते हैं समुद्र तट पर, तट यानी कि समुद्र के किनारों पर, जो बीच पर हम लोग संडे को घूमने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, वहीं पे कचरा डाल के आ जाते हैं। तो वहाँ पे लोग ऐसा क्यों नहीं करते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिचकारी क्यों नहीं थूकते, कि टोक्यो में आप बीच सड़क पे पान खा के थूकते क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, भुगतान करना पड़ेगा, आपको दंड हो जाएगा। तो आप भारत में क्या करते हैं, कहीं पे भी पान खाकर थूक देते हैं और गंदगी कौन करता है, हम ही करते हैं और शिकायत भी हम ही करते हैं। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते, कि बोस्टन में तमे जाली प्रमाणपत्र, नकली प्रमाणपत्र क्यों ત્યાં बतावी नहीं सके, જ્યારે આપણે ગમે ત્યારે भारत में जाली प्रमाण पत्र बनाकर कहीं भी बता सकते हैं। मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपके, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम ने हमको इस पत्र से कहा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम यह सवाल हमसे कर रहे हैं कि आप दूसरे देशों का और उनके आदरों का पालन कर सकते हैं, तो भारत का क्यों नहीं।
लेकिन अपनी व्यवस्था का क्यों नहीं? तो अपनी व्यवस्था का क्यों पालन कर नहीं सकते? भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगारेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हो। आप बाहर देश घूम कर आते हो, वहाँ पर ये सब कार्य नहीं करते। जब आप भारत देश में पैर रखते हो तो आप जहाँ तहाँ इधर उधर कचरा डाल देते हो। कागज के पूजे उछालते हैं। यदि आप पराया देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने कहा कि आप पराया देश यानी कि दूसरे देश में एक प्रशंसनीय यानी कि तारीफ के काबिल एक नागरिक बन सकते हो, तो आप भारत में ऐसे नागरिक क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। कि डॉक्टर कलाम ने एक मुंबई का जो पूर्व महानगर पालिका है उनके युक्त तिनायकर के हवाले से कहा है कि अमीर लोग जो अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं कि सुबह टहलने निकलते हैं, तो टहलने निकलते हैं ना तो साथ में अपने घर का जो कुत्ता होता है उनको साथ में लेकर निकलते हैं और वह कुत्ता सड़कों पर जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर देता है और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। पहले तो हम लोग ही गंदगी करते हैं, फिर बाद में हम ही लोग उस गंदगी की शिकायत करते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे अब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। हाजत यानी मल विसर्जन, यानी कि मल विसर्जन, पेशाब कर देना। तो यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने कहा है कि जो वे अभी भी उम्मीद करते हैं, वो लोग अभी भी उम्मीद करती है प्रशासन से कि अधिकारी लोग जब वो आप लोग घूमने निकलो तो आपके पीछे अधिकारी लोग झाड़ू लेकर चल दे और आप लोग जो कचरा फेंकते हो वो झाड़ू लगाता रहे और जो आपका कुत्ता हाजत यानी कि जो विसर्जन करे, मल मूत्र विसर्जन करे तो वह कटोरा लेकर उनके पीछे पीछे चले, ऐसी डॉक्टर कलाम ने शिकायत की है। राष्ट्रपति ने मिसाइल दी है कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है कि अमेरिका और जापान जैसे बड़े देशों में कुत्ते के मालिक को कुत्ते द्वारा जो छोड़ी हुई गंदगी होती है वह उनके मालिक को साफ करनी पड़ती है वहाँ पे। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट जाते हैं। फिर बाद में डॉक्टर कलाम ने क्या कहा कि जब हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम
हमारी सारी जवाबदारियाँ जिम्मेदारियाँ उसी पर मढ़ कर आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं और हम लोग क्या करते हैं, आराम से बैठकर सोचते हैं कि कब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, कि हमारे जो नखरे हैं, नाज है, हमारी मांगे हैं, वो कब उठाए जाएगी। यह हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, कि हमारा जो कुछ भी काम है वह सरकार कर लेगी, एक वोट डालने से सब वह कर लेगी। हम फर्ज पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में भी नहीं डाल सकते। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे तो हमें साफ सुथरा बाथरूम देती ही है, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वह देखना है। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है, कि समाज की सभी ज्वलंत सभी समस्याओं पर हमारा रवैया ऐसा ही रहा है। यहाँ पे हम अपना जो गद्य विभाग है यहाँ पे पूर्ण करते हैं। बाद में जो बाकी बचा है वह दूसरी क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तु। जय हिंद, जय भारत।